हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स बाय डैनियल वेंडलर। यह किताब इंसानी रिश्तों, बातचीत की कला और सामाजिक आत्मविश्वास को समझकर उसे रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर बनाने के बारे में है। अब देखिए, एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोशल स्किल्स या तो जन्म से होती हैं या फिर नहीं होती। जैसे कोई पैदा ही कॉन्फिडेंट हुआ, कोई पैदा ही शर्मीला। और यहीं पर पहली बड़ी गलती हो जाती है। लेखक शुरुआत में ही इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो साफ कहते हैं कि सोशल स्किल कोई जादू नहीं है, कोई सीक्रेट टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना या मोबाइल चलाना सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस से बेहतर हो सकती है और गलतियों से सुधर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, यार, अगर ऐसा होता तो मैं अब तक क्यों नहीं सीख पाया। यही सवाल लेखक भी उठाते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, क्योंकि हमें कभी सही ढंग से सिखाया ही नहीं गया। लेखक पहले अध्याय में इस बात पर जोर देते हैं कि हम सोशल सिचुएशंस को बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं। कोई हमसे ठीक से बात नहीं करता तो हमें लगता है मेरे में ही कुछ कमी है। कोई रिप्लाई लेट कर दे तो लगता है मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। जबकि हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग में उलझे होते हैं। उनकी अपनी टेंशन, अपना डर, अपनी लाइफ। इस जगह लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन गहरी लाइन कहते हैं, मोस्ट पीपल आर टू बिजी वरीइंग अबाउट देमसेल्व्स टू जज यू। अब इसका मतलब समझिए। इंसान इतना ज्यादा अपने बारे में सोचता है कि उसके पास दूसरों को जज करने का टाइम ही नहीं होता। लेकिन हमारा दिमाग हमें धोखा देता है और कहता है सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मुझे ही जज कर रहे हैं। यही से सोशल एंजाइटी पैदा होती है। यहां लेखक एक माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बातचीत को टेस्ट मत बनाओ। मतलब हर बातचीत को ऐसे मत देखो जैसे कोई एग्जाम है जिसमें पास या फेल होना है। अगर मैंने सही बात नहीं कही तो सामने वाला क्या सोचेगा, इस सोच से निकलो। बातचीत कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बातचीत एक कनेक्शन है। जब आप परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, आप टेंशन में आ जाते हो। जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, आप रिलैक्स होते हो। फर्क बस इतना सा है, लेकिन असर बहुत बड़ा। लेखक यहां एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी सुझाते हैं। वो कहते हैं कि अगली बार जब आप किसी से बात करो तो अपने दिमाग से ये सवाल हटाओ कि मैं कैसा लग रहा हूं, और उसकी जगह ये सवाल रखो कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। यार, ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही असली गेम चेंजर है। जैसे ही फोकस अपने आप से हटकर सामने वाले पर जाता है, डर अपने आप कम होने लगता है। क्योंकि डर हमेशा मैं से जुड़ा होता है। मेरी इज्जत, मेरी इमेज, मेरा डर। और कनेक्शन हमेशा हमसे जुड़ा होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि सोशल स्किल्स सीखने में सबसे बड़ी रुकावट परफेक्शन की चाह है। हम सोचते हैं कि बात तभी शुरू करेंगे जब हमारे पास परफेक्ट लाइन होगी, परफेक्ट टोन होगी, परफेक्ट टाइम होगा। लेकिन वो साफ कहते हैं कि परफेक्ट बातचीत जैसी कोई चीज नहीं होती। बातचीत जिंदा चीज है, बहती है, कभी अटकती है, कभी रुकती है, और यही उसका सौंदर्य है। अगर आप हर साइलेंस को दुश्मन समझते हो तो आप खुद को और सामने वाले को दोनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो। साइलेंस कभी कभी सोचने का मौका होता है, सांस लेने का मौका होता है। एक जगह लेखक लिखते हैं, ऑकवर्ड मोमेंट्स आर नॉट फेलियर्स, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यानी अजीब पल कोई हार नहीं है, वो सीखने का हिस्सा है। अब इसे अपने दिल में बिठा लो। हर बार जब बात अटकती है, जब शब्द नहीं मिलते, जब माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, वो ये साबित नहीं करता कि आप खराब हैं, वो ये साबित करता है कि आप इंसान हैं। अब यहां लेखक एक आम गलती की बात करते हैं जो लगभग हर कोई करता है। हम मान लेते हैं कि अच्छे सोशल स्किल्स का मतलब ज्यादा बोलना होता है। लेकिन सच बताऊं, लेखक इसके उलट कहते हैं। वो बताते हैं कि अच्छे सोशल स्किल्स का मतलब होता है सही तरह से सुनना। लोग ऐसे इंसान के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं जो उन्हें महसूस कराता है कि हां, मेरी बात सुनी जा रही है। इसके लिए लेखक कुछ सिंपल स्टेप्स बताते हैं। आंखों से संपर्क, बीच में न टोकना,
और सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराना। जैसे, तो आप कह रहे हो कि आज ऑफिस में दिन काफी थकाने वाला था। बस इतना सा। इससे सामने वाले को लगता है कि आप सच में मौजूद हो। यहां एक रिलेटेबल उदाहरण समझ लीजिए। मान लो एक साधारण सा इंसान है, नाम रख लेते हैं रोहित। रोहित ऑफिस में बहुत काम का है, लेकिन मीटिंग में चुप रहता है। उसे लगता है कि अगर कुछ गलत बोल दिया तो लोग जज करेंगे। इस किताब का पहला अध्याय रोहित जैसे लोगों को यही सिखाता है कि चुप रहकर आप खुद को सुरक्षित नहीं रख रहे, बल्कि खुद को मौका देने से रोक रहे हो। लेकिन साथ ही ये भी नहीं कहता कि जाओ और जबरदस्ती बोलो। ये कहता है, धीरे धीरे छोटे कदमों से एक सवाल पूछो, एक लाइन जोड़ो, बस इतना। लेखक इस हिस्से में यह भी साफ करते हैं कि सोशल स्किल्स का मकसद हर किसी को पसंद करना या हर किसी से दोस्ती करना नहीं है। यह बहुत जरूरी बात है। वो कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन टू हैव गुड सोशल स्किल्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो वो आपकी नाकामी नहीं है। सोशल स्किल्स आपको ये सिखाती हैं कि आप खुद को ईमानदारी से व्यक्त कर सको, न कि सबको खुश रखो। पहले अध्याय का अंत एक बहुत शांत लेकिन मजबूत संदेश के साथ होता है। लेखक कहते हैं कि सोशल ग्रोथ एक यात्रा है, कोई एक दिन का कमाल नहीं। हर छोटी बातचीत, हर छोटी कोशिश, हर छोटा डर पार करना, ये सब मिलकर आपको बेहतर बनाते हैं। अगर आज आपने बस इतना किया कि किसी से आंख मिलाकर हाय बोल दिया, तो वो भी प्रगति है। यहीं पर वो पाठक को आगे के अध्यायों के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि आगे हम और गहराई से समझेंगे कि बातचीत कैसे शुरू करें, कैसे आगे बढ़ाए और कैसे खुद बने रहें बिना टूटे। और यहीं पर यह हिस्सा एक हल्के से सवाल के साथ रुकता है। अगर डर आपकी सोशल जिंदगी चला रहा है, तो असल में आप किससे डर रहे हो, दूसरों से या खुद के उस विचार से जो आपने अपने बारे में बना लिया है? अब जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, आपको बातचीत में सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? शब्द नहीं मिलेंगे, आवाज कांप जाएगी, या सामने वाला अजीब नजर से देखेगा? लेखक यहां इसी डर की परतें खोलते हैं और बताते हैं कि डर असल में बातचीत से नहीं, हमारी उम्मीदों से पैदा होता है। हम अपने दिमाग में एक आदर्श बातचीत का चित्र बना लेते हैं। मैं मजेदार रहूं, समझदार लगूं, सही टाइम पर सही बात कहूं। और जैसे ही असल जिंदगी उस चित्र से अलग होती है, हमें लगता है कि कुछ गलत हो गया। लेखक साफ कहते हैं कि ये तुलना ही परेशानी की जड़ है। यहां वो एक बहुत जरूरी फ्रेमवर्क समझाते हैं। सोशल इंटरेक्शन को परिणाम के बजाय प्रक्रिया की तरह देखो। मतलब बातचीत का लक्ष्य ये मत बनाओ कि सामने वाला प्रभावित हो जाए, दोस्त बन जाए या आपकी तारीफ करे। लक्ष्य बस इतना रखो कि बातचीत शुरू हो और थोड़ी देर चल सके। जब आप परिणाम पर टिक जाते हो, हर वाक्य भारी लगने लगता है। जब प्रक्रिया पर टिकते हो, तो गलती की गुंजाइश बनती है और वहीं से सीख शुरू होती है। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, पीपल रिस्पॉन्ड मोर टू हाउ यू मेक देम फील देन टू व्हाट यू से। इसे दिल से समझिए। शब्द उतने मायने नहीं रखते जितना एहसास। आप परफेक्ट लाइन बोलकर भी सामने वाले को ठंडा महसूस करा सकते हो और साधारण शब्दों में भी गर्मजोशी जगा सकते हो। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि शब्दों की तलाश छोड़कर भाव पर ध्यान दो, आवाज की नरमी, चेहरे की सहजता और मौजूदगी की सच्चाई। अब बात आती है बातचीत शुरू करने की, जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे कठिन हिस्सा होता है। लेखक यहां मिथ तोड़ते हैं कि बातचीत शुरू करने के लिए कोई शानदार ओपनर चाहिए। नहीं, शानदार ओपनर का इंतजार अक्सर कभी खत्म ही नहीं होता। वो कहते हैं कि सबसे भरोसेमंद शुरुआत होती है परिस्थिति से जुड़ी सच्ची बात। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, वही कह दो। आज यहां काफी भीड़ है, मौसम अचानक बदल गया, ये जगह शांत है। ये लाइनें साधारण हैं, लेकिन सुरक्षित हैं, क्योंकि ये न तो बहुत निजी हैं, न ही बनावटी। एक अहम चेतावनी भी दी जाती है, बातचीत को इंटरव्यू मत बना दो। लगातार सवाल दागना सामने वाले को थका देता है। सवाल पूछो, लेकिन उनके जवाब पर प्रतिक्रिया भी दो। प्रतिक्रिया मतलब सहमति, हैरानी या छोटा सा अनुभव साझा करना।
इससे बातचीत दो तरफा रहती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हो और खुद को गायब रख रहे हो तो सामने वाला कनेक्ट नहीं कर पाता। यहां लेखक सुनने की कला को थोड़ा और गहराई से ले जाते हैं। वो बताते हैं कि सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं है, सुनना है समझने की कोशिश करना, और समझ दिखाने का सबसे आसान तरीका है रिफ्लेक्ट करना, यानी सामने वाला जो कहे उसका सार अपने शब्दों में वापस कहना। इससे सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हो। यह तकनीक रिश्तों में भरोसा बढ़ाती है और बातचीत को सहज बनाती है। लेखक एक और आम गलती पर रोशनी डालते हैं, खुद को छोटा दिखाना। बहुत लोग घबराहट में कहते हैं, मुझे तो ज्यादा पता नहीं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, शायद ये बेवकूफी लगे। ये वाक्य हमें सुरक्षित लगते हैं, लेकिन ये हमारी बात की कीमत घटा देते हैं। लेखक कहते हैं कि विनम्रता और आत्म उपेक्षा में फर्क होता है। विनम्रता अच्छी है, लेकिन खुद को कमतर दिखाना आपकी आवाज दबा देता है। बेहतर है अपनी बात साधारण ढंग से कहना, बिना माफी मांगे। अब जरा शरीर की भाषा की बात करें, जिसे लेखक बातचीत का साइलेंट हिस्सा कहते हैं। वो बताते हैं कि कंधे झुके होना, आंखें चुराना या शरीर को दूर रखना, ये सब संदेश देते हैं, भले ही आप कुछ न बोलो। इसका उल्टा भी सच है। सीधी लेकिन सहज मुद्रा, हल्की मुस्कान और खुला रुखिए सब सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराते हैं। लेखक यहां जोर देते हैं कि शरीर की भाषा को नकल मत बनाओ, बस अपने शरीर को आराम देना सीखो। जब शरीर आराम में होता है, संकेत अपने आप बेहतर हो जाते हैं। लेखक यहां अभ्यास की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक सहजता किताब पढ़कर नहीं आती, बल्कि छोटे प्रयोगों से आती है। जैसे रोजमर्रा की जगहों पर, दुकान, दफ्तर, बस छोटी बातचीत शुरू करना। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बस आदत बनाना। आज बस एक लाइन, कल 2 लाइनें। धीरे धीरे डर की तीव्रता कम होती है और आत्मविश्वास वास्तविक बनता है, बनावटी नहीं। एक महत्वपूर्ण विचार यहां उभरता है, अस्वीकृति का डर। लेखक साफ कहते हैं कि अस्वीकृति को निजी अपमान मत बनाओ। हर इंसान हर समय हर बातचीत के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई ठंडा जवाब देता है तो इसके 100 कारण हो सकते हैं, थकान, चिंता, समय की कमी। इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हो। लेखक एक पंक्ति कहते हैं, रिजेक्शन इज फीडबैक नॉट अ वर्डिक्ट, यानी अस्वीकृति फैसला नहीं, जानकारी है। इससे आप सीखते हो, रुकते नहीं। धीरे धीरे लेखक पाठक को इस निष्कर्ष तक लाते हैं कि सामाजिक सहजता का असली आधार आत्म दया नहीं, आत्म करुणा है। खुद को डांटने से आप बेहतर नहीं बनते, खुद को समझने से बनते हो। हर बातचीत में खुद को ये याद दिलाना कि मैं सीख रहा हूं, यही आपको आगे बढ़ाता है। और जब ये समझ बैठती है, तब बातचीत बोझ नहीं लगती। तब आप हर मुलाकात को मौका मानते हो, कभी जुड़ने का, कभी सीखने का, कभी बस मौजूद रहने का। डर पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन उसकी आवाज धीमी पड़ने लगती है। और इसी खामोश बदलाव के साथ मन में एक नया सवाल जन्म लेता है, अगर मैं परिणाम छोड़ दूं और प्रक्रिया को अपनाऊं, तो मेरी बातचीत कैसी दिखेगी और मैं खुद को कितना अलग महसूस करूंगा। अब जरा उस पल को याद कीजिए जब आप किसी से बात करना चाहते थे, लेकिन अंदर से आवाज आई, रुको, अभी नहीं, सही टाइम नहीं है। लेखक कहते हैं कि सोशल लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन गलत टाइम नहीं, इंतजार है। हम सोचते रहते हैं कि जब आत्मविश्वास आएगा तब बोलेंगे, जब डर कम होगा तब शुरुआत करेंगे। लेकिन सच ये है कि आत्मविश्वास शुरुआत के बाद आता है, उससे पहले नहीं। डर कम नहीं होता ताकि आप बोलो, बल्कि आप बोलते हो इसलिए डर धीरे धीरे कम होता है। ये उल्टी सोच समझ में आते ही चीजें बदलने लगती हैं। यहां लेखक एक्शन से पहले की सोच पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, खासकर तब जब बात इंसानों की हो। दिमाग कहता है, अगर अजीब लगेगा तो, अगर बात बिगड़ गई तो। लेकिन लेखक समझाते हैं कि सामाजिक जोखिम अक्सर कल्पना में बड़े होते हैं, हकीकत में छोटे। ज्यादातर बातचीत का सबसे बुरा नतीजा बस इतना होता है कि बात थोड़ी फीकी पड़ जाती है। न कोई जमीन फटती है, न आसमान गिरता है,
लेकिन हमारा शरीर उसे ऐसे रिएक्ट करता है जैसे बहुत बड़ा खतरा हो। लेखक यहां एक बहुत काम की तकनीक लाते हैंडर को नाम देना। जब आप घबराए हों तो अंदर ही अंदर कहो, अच्छा ये डर है, बस इतना। न लड़ो, न दबाओ। डर को पहचान लेने से उसकी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि अब वो अनजान राक्षस नहीं रहता, बस एक भावना बन जाता है। लेखक कहते हैं कि भावनाएं आदेश नहीं होती, संकेत होती हैं। डर कहता है मुझे ध्यान दो, ये नहीं कहता रुक जाओ। अब बातचीत की गहराई की बात आती है। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर या तो बहुत सतही बातों में फंस जाते हैं या अचानक बहुत निजी हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां अजीब हो सकती हैं, इसलिए वो एक संतुलन सुझाते हैं। धीरे धीरे खुलना। पहले हल्की बातें, फिर थोड़ी राय, फिर अनुभव और फिर भावना। इसे वो सामाजिक सीढ़ी जैसा बताते हैं। अगर आप सीढ़ी के बीच से छलांग लगाओगे तो सामने वाला चौंक सकता है। यहां एक बेहद जरूरी बात सामने आती है, ईमानदारी। लेखक कहते हैं कि नकाब पहनकर की गई बातचीत लंबी नहीं चलती। अगर आप ऐसे दिखने की कोशिश करते हो जो आप हो ही नहीं, तो थोड़ी देर बाद थकान आ जाती है। लोग परफेक्ट नहीं, सच्चे इंसानों से जुड़ते हैं। अपनी सीमाएं मानना, मुझे थोड़ा नर्वस लगता है कह देना, कई बार माहौल को और आसान बना देता है, क्योंकि इससे सामने वाले को भी राहत मिलती है कि वो अकेला नहीं है। लेखक यहां तारीफ करने की कला पर भी रुकते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग या तो तारीफ करते ही नहीं या फिर बनावटी कर देते हैं। असली तारीफ वो होती है जो खास हो और सच्ची हो। तुम अच्छे हो से बेहतर है तुमने जिस तरह ये बात समझाई वो साफ लगी। ऐसी तारीफ सामने वाले को देखा हुआ महसूस कराती है। लेकिन चेतावनी भी देते हैं, तारीफ हथियार नहीं होनी चाहिए। अगर तारीफ का मकसद कुछ हासिल करना है तो वो कनेक्शन नहीं बनाती। अब जरा उस आदत पर ध्यान दीजिए जो बातचीत को अंदर से खोखला कर देती है, लगातार अपने दिमाग में जाना। बात करते करते सोचना, अब क्या बोलूं, मैं सही लग रहा हूं या नहीं। लेखक कहते हैं कि ये आत्म जांच बातचीत को मार देती है। समाधान बहुत सीधा है। इंद्रियों में लौट आओ, सामने वाले की आवाज सुनो, उसके चेहरे के भाव देखो, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो। जैसे ही आप वर्तमान में आते हो, दिमाग की दौड़ धीमी पड़ जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि हर बातचीत को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं। कभी कभी बातचीत का स्वाभाविक अंत भी ठीक होता है। जब आप जबरदस्ती खींचते हो तो असहजता बढ़ती है। सही समय पर मुस्कुराकर बातचीत खत्म करना भी एक सोशल स्किल है। इससे आप और सामने वाला दोनों अच्छा महसूस करते हैं। धीरे धीरे लेखक इस बिंदु तक लाते हैं कि सामाजिक सहजता का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के साथ चल पाना है। जैसे कोई नया रास्ता, पहले कदम भारी लगता है, फिर चलना आसान होता जाता है। हर बातचीत एक अभ्यास है, कोई अंतिम परीक्षा नहीं। और जब आप ये मान लेते हो कि हर मुलाकात में परफेक्ट होना जरूरी नहीं, तब एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। तब आप बात करते समय खुद को पकड़कर नहीं रखते, बल्कि बहने देते हो। और उसी बहाव में एक सवाल चुपचाप उभरता है, अगर मैं खुद को ठीक करने की जगह खुद को स्वीकार कर लूं, तो मेरी सामाजिक दुनिया कितनी अलग दिखेगी। अब जरा उस आदत पर ध्यान दीजिए जो हमारी ज्यादातर बातचीत को अंदर से कमजोर कर देती है, खुद को लगातार मापते रहना। बात करते करते दिमाग में एक दूसरी बातचीत चलती रहती है। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? अब हंसना चाहिए था क्या? मेरी बात बोरिंग तो नहीं लग रही? लेखक कहते हैं कि यही अंदरूनी जज हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। जैसे कोई आपके कंधे पर बैठा हो और हर पल अंक दे रहा हो। जब तक ये जज बोलता रहता है, आप पूरी तरह मौजूद नहीं रह पाते, और बिना मौजूदगी के कोई भी बातचीत खोखली हो जाती है। लेखक यहां एक बहुत सादा लेकिन असरदार सिद्धांत बताते हैं, ध्यान बाहर रखो, अंदर नहीं। मतलब अपनी ऊर्जा इस पर खर्च मत करो कि आप कैसे दिख रहे हो, बल्कि इस पर खर्च करो कि सामने क्या हो रहा है। सामने वाले की आवाज, उसकी गति, उसके चेहरे के भाव। जैसे ही ध्यान बाहर जाता है, भीतर का शोर अपने आप कम होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये ध्यान की दिशा बदलने का नतीजा है।
और यही सामाजिक सहजता की नींव है। यहां लेखक एक और भ्रम तोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा बोलने का मतलब तेज दिमाग होना है, तुरंत जवाब देना है। लेकिन सच ये है कि बातचीत में रुकना भी ताकत हो सकता है। थोड़ा सोचकर बोलना, 2 सेकंड रुकना एक कमजोरी नहीं, गहराई दिखाता है। लेखक कहते हैं कि बहुत लोग जल्दी जल्दी बोलकर अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बात बिखर जाती है। धीमापन आपको स्थिर दिखाता है और महसूस भी कराता है। अब बात आती है भावनाओं की। लेखक साफ कहते हैं कि बातचीत सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है, ये भावनाओं का लेन देन है। अगर आप सिर्फ तथ्य बोल रहे हो बिना भावना के, तो सामने वाला आपको सुनेगा, महसूस नहीं करेगा। और अगर आप सिर्फ भावना में बह रहे हो बिना स्पष्टता के, तो बात धुंधली हो जाएगी। संतुलन जरूरी है। अपनी भावना को हल्के शब्दों में नाम देना है। बात मुझे थोड़ा परेशान कर रही है, मुझे इसमें उत्साह लग रहा है। ये बातचीत को इंसानी बनाता है। लेखक यहां एक गहरी बात कहते हैं कि भावनाएं दिखाना कमजोरी नहीं है, लेकिन भावनाओं से भागना जरूर कमजोरी है। बहुत लोग सामाजिक स्थितियों में एक नकाब पहन लेते हैं। सब ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन ये नकाब देर सवेर भारी पड़ जाता है। जब आप सच्चे रहते हो, तब सामने वाला भी थोड़ा सच्चा होने की हिम्मत करता है। यहीं से असली कनेक्शन शुरू होता है। अब जरा सीमाओं की बात करें। सोशल स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध हो जाओ। लेखक जोर देते हैं कि अपनी सीमाएं पहचानना और उन्हें शांत तरीके से जताना भी एक जरूरी स्किल है। अगर आप थके हो, अगर मन नहीं है, तो ये कहना कि अभी थोड़ा समय चाहिए असभ्यता नहीं है। इससे आपकी बात की कीमत बढ़ती है। लोग उस इंसान का सम्मान करते हैं जो खुद का सम्मान करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि हर बातचीत को गहरा बनाना जरूरी नहीं। कुछ बातचीत बस हल्की होती हैं, और वो भी ठीक है। समस्या तब होती है जब हम हल्की बातचीत को नाकामी मान लेते हैं। हर मुलाकात जीवन बदलने वाली नहीं होती, कुछ बस रास्ते की बात होती है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हो, तो खुद पर दबाव कम हो जाता है और बातचीत ज्यादा स्वाभाविक हो जाती है। एक और अहम पहलू यहां आता है गलतफहमी। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर दूसरों की प्रतिक्रिया का मतलब अपने दिमाग से निकाल लेते हैं। सामने वाला कम बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उसे हम पसंद नहीं। सामने वाला मुस्कुराया नहीं, तो हम सोचते हैं कि हमने कुछ गलत कहा। लेकिन ये ज्यादातर अनुमान होते हैं, तथ्य नहीं। लेखक सलाह देते हैं कि मनगढ़ंत कहानियों पर भरोसा मत करो। अगर कुछ साफ नहीं है, तो उसे वैसा ही रहने दो। हर चीज का मतलब निकालना जरूरी नहीं। लेखक अभ्यास की अहमियत पर फिर लौटते हैं, लेकिन इस बार एक अलग कोण से। वो कहते हैं कि अभ्यास का मतलब हर बार बेहतर होना नहीं है, बल्कि हर बार थोड़ा ज्यादा सच होना है। कभी आप सहज होंगे, कभी नहीं। कभी बातचीत बहेगी, कभी अटकेगी। लेकिन अगर आप हर बार खुद को अनुमति देते हो कि आज जैसा हूं वैसा ठीक हूं, तो प्रगति अपने आप होती है। धीरे धीरे इस समझ के साथ एक हल्की मजबूती आती है। अब आप बातचीत में खुद को बचाने नहीं जाते, बल्कि मिलने जाते हो। डर पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन अब वो आपकी दिशा तय नहीं करता। आप उसके बावजूद बोलते हो, सुनते हो, रुकते हो और आगे बढ़ते हो। और इसी एहसास के साथ मन में एक शांत लेकिन गहरा सवाल उठता है। अगर मैं हर बातचीत को खुद को साबित करने की जगह खुद को व्यक्त करने का मौका मान लूं, तो क्या मेरी आवाज ज्यादा साफ, ज्यादा सच्ची और ज्यादा हल्की नहीं हो जाएगी? अब लेखक बात को एक ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां ज्यादातर लोग अनजाने में फंस जाते हैं। दूसरों की प्रतिक्रिया को अपने मूल्य से जोड़ लेना। किसी ने देर से जवाब दिया, किसी ने छोटा सा हूं कह दिया, किसी ने बात बदल दी, और हमारे भीतर तुरंत एक कहानी बन जाती है। मैं दिलचस्प नहीं हूं, मैंने कुछ गलत कह दिया। लेखक कहते हैं कि यही वो जगह है जहां सामाजिक आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता है, क्योंकि हम घटनाओं को तथ्य नहीं रहने देते, उन्हें अपने बारे में फैसला बना लेते हैं। यहां लेखक एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं, व्यवहार और अर्थ के बीच का फर्क। व्यवहार वो है जो सामने वाला करता है,
अर्थ वो है जो हम उसमें जोड़ देते हैं। ज्यादातर दुख व्यवहार से नहीं, अर्थ से आता है। सामने वाला चुप है, ये व्यवहार है। वो मुझे पसंद नहीं करता, ये अर्थ है। लेखक कहते हैं कि सोशल स्किल्स का एक बड़ा हिस्सा इसी आदत को पकड़ने में है, जहां आप बेवजह अपने खिलाफ फैसला सुना देते हो। लेखक यहां एक सरल अभ्यास सुझाते हैं। जब भी आपको लगे कि बातचीत के बाद मन भारी हो रहा है, तो खुद से पूछो, मैंने क्या देखा और सुना, और मैंने उसमें क्या जोड़ दिया। अक्सर आप पाएंगे कि जोड़ा हुआ हिस्सा ज्यादा है, देखा सुना कम। ये अभ्यास धीरे धीरे दिमाग को सिखाता है कि हर चुप्पी खतरा नहीं होती, हर छोटा जवाब अस्वीकृति नहीं होता। अब बात आती है असहमति की। बहुत लोग इसलिए खुलकर बात नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला असहमत न हो जाए। लेखक कहते हैं कि असहमति सामाजिक विफलता नहीं है। दो अलग इंसानों का अलग सोचना बिल्कुल सामान्य है। समस्या तब होती है जब हम असहमति को टकराव मान लेते हैं। लेखक समझाते हैं कि शांत ढंग से अपनी राय रखना, बिना हमला किए, बिना बचाव में गए, ये एक मजबूत सोशल स्किल है। मेरी सोच थोड़ी अलग है, या मैं इसे ऐसे देखता हूं, नैसे वाक्य बातचीत को खुला रखते हैं। लेखक यहां यह भी बताते हैं कि हर बातचीत में जीतना जरूरी नहीं। अगर आपका लक्ष्य सही साबित होना है तो कनेक्शन टूटेगा। अगर आपका लक्ष्य समझना और समझाना है तो भले ही सहमति न बने, सम्मान बना रहता है। और सम्मान से ज्यादा टिकाऊ कुछ नहीं होता रिश्तों में। अब जरा भावनात्मक जिम्मेदारी की बात आती है, जो अक्सर गलत समझी जाती है। लेखक कहते हैं कि आप सामने वाले की भावनाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हो। आप संवेदनशील हो सकते हो, लेकिन आप हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। बहुत लोग इसी बोझ में दब जाते हैं। मेरी वजह से सामने वाला बुरा महसूस न करे, इस डर में वो खुद को छोटा कर लेते हैं, अपनी बात रोक लेते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि ये टिकाऊ तरीका नहीं है। रिश्ते तभी संतुलित रहते हैं जब दोनों अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। लेखक यहां एक और आम पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करना। घबराहट में हम अपनी बात को बार बार समझाने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं था कि इससे बातचीत भारी हो जाती है। लेखक कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा सफाई अक्सर आत्मविश्वास की कमी का संकेत देती है। अगर आपने अपनी बात साफ और सम्मानजनक ढंग से कही है, तो उसे वहीं छोड़ देना भी एक स्किल है। अब लेखक बातचीत के बाद की स्थिति पर भी रोशनी डालते हैं, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बातचीत खत्म होने के बाद दिमाग में रिप्ले चलता रहता है, वो लाइन क्यों बोली, ऐसा क्यों नहीं कहा। लेखक कहते हैं कि ये रिप्ले आपको कुछ नहीं सिखाता, बस थकाता है। सीख तब होती है जब आप शांत होकर एक सवाल पूछते हो, अगली बार मैं क्या छोटा सा अलग कर सकता हूं। बस एक बात। पूरी बातचीत सुधारने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा कदम। लेखक इस हिस्से में बार बार इस सच्चाई पर लौटते हैं कि सामाजिक आत्मविश्वास दिखावा नहीं है। वो शोर नहीं करता, वो स्थिर होता है। आप जितना ज्यादा खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ते हो, उतना ज्यादा आप स्वाभाविक लगने लगते हो, और लोग उसी स्वाभाविकता से जुड़ते हैं। धीरे धीरे एक बदलाव महसूस होने लगता है। अब बातचीत के बाद हमेशा थकान नहीं होती, कभी कभी हल्कापन होता है, कभी ये एहसास कि मैं खुद था। और यही वो छोटी जीत है जिसकी बात लेखक शुरुआत से करते आ रहे हैं। कोई तालियां नहीं, कोई बड़ा पल नहीं, बस भीतर की शांति कि मैंने खुद को नहीं छोड़ा। और इसी शांति के साथ मन में एक नया, थोड़ा साहसी विचार उभरता है। अगर मैं हर बातचीत में खुद को सुरक्षित रखने की जगह खुद को ईमानदार रखने का चुनाव करूं, तो शायद डर धीरे धीरे पीछे हटने लगेगा और मेरी मौजूदगी अपने आप बोलने लगेगी। अब लेखक उस जगह पर ले आते हैं जहां ज्यादातर लोग चुपचाप टूटते हैं, लगातार खुद की तुलना दूसरों से करना। किसी को देख लिया जो आसानी से बात कर लेता है, मजाक कर लेता है, लोगों के बीच सहज दिखता है, और अंदर से आवाज आती है, मेरे में ही कुछ कमी है। लेखक कहते हैं कि तुलना सामाजिक जहर है, क्योंकि आप दूसरों का बाहर देखते हो और अपना अंदर।
सामने वाले की सहजता दिखती है, उसकी घबराहट नहीं, और अपनी घबराहट दिखती है, अपनी ताकत नहीं। इस असमान तुलना में आप हमेशा हारोगे। यहां लेखक एक बहुत जरूरी रिफ्रेमिंग कराते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान अलग जगह से शुरू करता है। किसी ने बचपन से ज्यादा लोगों के बीच रहना सीखा, किसी ने नहीं। किसी का स्वभाव खुला है, किसी का शांत। सोशल स्किल्स का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे बन जाए। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्वभाव के भीतर बेहतर तरीके से जुड़ना सीखो। अगर आप शांत हैं तो आपका रास्ता अलग होगा। शांत होना कमी नहीं है, बस एक अलग शैली है। लेखक यहां ऊर्जा प्रबंधन की बात करते हैं, जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। वो कहते हैं कि हर इंसान की सामाजिक बैटरी होती है। कुछ लोग लोगों के बीच जाकर चार्ज होते हैं, कुछ लोग थक जाते हैं। अगर आप दूसरे तरह के हैं और खुद से ये उम्मीद रखते हैं कि आप हर समय मिलनसार रहो, तो आप खुद को जला दोगे। सोशल स्किल्स में ये समझ भी शामिल है कि कब रुकना है, कब अकेले होना है और कब फिर से बाहर आना है। ये संतुलन न हो तो आत्मविश्वास नकली बन जाता है। अब बात आती है रिश्तों की गहराई की। लेखक साफ कहते हैं कि बहुत सारे हल्के रिश्तों से ज्यादा ताकतवर होते हैं कुछ सच्चे रिश्ते। सोशल स्किल्स का मकसद ये नहीं कि आप हर कमरे में छा जाओ, बल्कि ये है कि जहां भी हो वहां सच में मौजूद रहो। अगर आप एक इंसान से भी ईमानदारी से जुड़ पा रहे हो तो आप असफल नहीं हो। ये सोच दबाव कम करती है और बातचीत को हल्का बनाती है। लेखक यहां एक और आम डर को पकड़ते हैं, खुद को दोहराने का डर। लोग सोचते हैं कि अगर मैं फिर से वही बात कहूंगा तो बोरिंग लगूंगा। लेकिन सच ये है कि इंसान थीम्स में जीता है। हम वही बातें अलग अलग तरीकों से जीते और कहते हैं। अगर कोई बात आपके लिए मायने रखती है तो उसे दोहराना स्वाभाविक है। बोरियत तब आती है जब आप बिना जुड़ाव के बोलते हो, न कि तब जब आप सच्चाई से बोलते हो। यहां लेखक स्पष्टता पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अस्पष्ट बोलना अक्सर डर का नतीजा होता है। हम गोल गोल बात करते हैं ताकि कोई हमें पकड़ न ले, लेकिन स्पष्टता रिश्तों को सुरक्षित बनाती है। साफ कहना कि मुझे इसमें रुचि है या मुझे इसमें सहजता नहीं लग रही, सामने वाले को अनुमान लगाने से बचाता है। और जब अनुमान कम होते हैं तो गलतफहमियां भी कम होती हैं। लेखक इस हिस्से में यह भी बताते हैं कि सोशल स्किल्स का मतलब हर भावना को तुरंत साझा करना नहीं है। समय का चयन भी जरूरी है। हर सच हर समय नहीं बोला जाता, लेकिन ये चयन डर से नहीं, समझ से आना चाहिए। जब आप डर से चुप रहते हो तो भीतर खटास बनती है। जब आप समझ से रुकते हो तो भीतर शांति रहती है। धीरे धीरे लेखक एक स्थिर सच्चाई की ओर ले जाते हैं। आप जितना ज्यादा खुद को स्वीकार करते हो, उतना ही आप दूसरों के साथ सहज होते हो। आत्म स्वीकृति कोई आलस्य नहीं है, ये आधार है। इसी आधार पर बदलाव टिकता है। बिना आधार के किया गया सुधार जल्दी गिर जाता है, और इसी बिंदु पर एक हल्का लेकिन गहरा एहसास उभरता है। शायद सामाजिक सहजता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाए, बल्कि एक तरीका है जीने का, जहां आप खुद से लड़ना छोड़कर दूसरों से मिलना शुरू करते हो। अब लेखक एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसे बहुत कम लोग खुले तौर पर स्वीकार करते हैं, गलतियां। सामाजिक गलतियां। गलत समय पर हंस देना, जरूरत से ज्यादा बोल जाना या बिल्कुल चुप हो जाना। ज्यादातर लोग इन पलों को अपने दिमाग में सालों तक ढोते रहते हैं। वो दिन याद है जब मैंने वो बेवकूफी की थी। लेखक कहते हैं कि यही यादें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि हम उन्हें सबूत मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन सच ये है कि वो सबूत नहीं, बस अनुभव है। यहां लेखक एक बहुत सादा लेकिन असरदार दृष्टिकोण देते हैं, गलतियों को पहचान से अलग करो। आपने कुछ अजीब कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अजीब इंसान हो। आपने किसी पल सही प्रतिक्रिया नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा गलत ही रहोगे। लेखक कहते हैं कि जब आप गलती को अपनी पहचान बना लेते हो, तब डर स्थायी हो जाता है, और जब आप गलती को एक घटना मानते हो, तब सीख की जगह बनती है। लेखक यहां रिकवरी स्किल की बात करते हैं, जो सोशल स्किल्स का सबसे कम सिखाया गया हिस्सा है। बातचीत बिगड़ जाए तो क्या करें?
ज्यादातर लोग या तो पूरी तरह चुप हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा सफाई देने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि दोनों ही स्थिति में आप खुद को छोटा कर लेते हो। रिकवरी का सबसे आसान तरीका है साधारण स्वीकार। अरे, वो बात थोड़ी अजीब लग गई, या मैं ठीक से कह नहीं पाया। इतना कह देने से माहौल अक्सर हल्का हो जाता है, क्योंकि आप उस अजीबपन को नाम दे देते हो, छुपाते नहीं। अब लेखक ह्यूमर की बात करते हैं, लेकिन बहुत संतुलित तरीके से। वो कहते हैं कि ह्यूमर सामाजिक तेल जैसा है, लेकिन ज्यादा डाल दो तो फिसलन बन जाता है। बहुत लोग हंसी को ढाल बना लेते हैं, हर बात पर मजाक, हर गंभीर पल में हल्कापन। लेखक चेतावनी देते हैं कि अगर आप ह्यूमर से खुद को छुपा रहे हो तो कनेक्शन गहरा नहीं होगा। ह्यूमर तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो सच्चाई के साथ जुड़ा हो, न कि उससे बचने के लिए। लेखक यहां एक और अहम अंतर समझाते हैं। हंसना और खुद का मजाक उड़ाना हल्का सा आत्म व्यंग्य बातचीत को सहज बना सकता है, लेकिन लगातार खुद को नीचा दिखाना आपकी छवि को भी और आपके मन को भी चोट पहुंचाता है। मैं तो हमेशा गड़बड़ कर देता हूं जैसे वाक्य सुनने में मजेदार लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप खुद ही उन पर भरोसा करने लगते हो। लेखक कहते हैं कि शब्द सिर्फ दूसरों को नहीं, हमें भी सिखाते हैं कि हम कौन हैं। अब जरा उस स्थिति पर आएं जब सामने वाला असहज हो जाता है। बहुत लोग इसे अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं और तुरंत खुद को बदलने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि हर असहजता आपकी वजह से नहीं होती। कभी सामने वाला थका होता है, कभी उसका मन कहीं और होता है। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि आप सम्मानजनक और सच्चे रहें। उसके बाद जो भी प्रतिक्रिया आए, वो पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं है। ये स्वीकार करना बहुत हल्का कर देता है। लेखक इस हिस्से में धीमी जीतों की अहमियत पर जोर देते हैं। सोशल ग्रोथ अचानक नहीं दिखती, ये छोटे संकेतों में दिखती है। आज आपने आंख मिलाकर बात की, कल आपने अपनी राय रखी, परसों आपने चुप्पी से नहीं भागे। अगर आप सिर्फ बड़े बदलाव ढूंढते रहोगे तो छोटी प्रगति दिखेगी ही नहीं, और जो दिखता नहीं वो मनोबल नहीं बनाता। धीरे धीरे लेखक इस निष्कर्ष की ओर आते हैं कि सामाजिक आत्मविश्वास का असली स्रोत नियंत्रण नहीं, स्वीकार है। बातचीत को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ते ही आप उसमें बेहतर होने लगते हो, क्योंकि तब आप प्रतिक्रिया देने लगते हो, रिहर्सल नहीं। और इसी समझ के साथ एक नया एहसास जन्म लेता है। शायद भरोसा इस बात से नहीं आता कि मैं कभी गलती नहीं करूंगा, बल्कि इस भरोसे से आता है कि अगर गलती हो भी गई तो मैं उससे भागूंगा नहीं, संभाल लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब लेखक बात को एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं। लोगों के साथ नहीं, बल्कि लोगों के बीच खुद के साथ कैसा रिश्ता है। वो कहते हैं कि सामाजिक परेशानी अक्सर बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। हम लोगों के बीच खड़े होते हैं, लेकिन अंदर अकेले होते हैं, खुद से कटे हुए। और जब इंसान खुद के साथ सहज नहीं होता तो दूसरों के साथ सहज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेखक यहां आत्म संवाद की बात करते हैं। वो बताते हैं कि बातचीत के दौरान हमारे दिमाग में जो आवाज चलती रहती है, वही असली माहौल तय करती है। अगर अंदर की आवाज कठोर है, तू हमेशा गलत करता है, तुझसे कुछ नहीं होगा, बाहर की बातचीत कभी हल्की नहीं हो पाएगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि सोशल स्किल्स सुधारने का एक हिस्सा है अपने अंदर के लहजे को बदलना, खुद से वैसे बात करना जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से करते। यहां वो एक बहुत सीधा अभ्यास सुझाते हैं। जब भी आप किसी बातचीत के बाद खुद को डांटते हुए पकड़ें, तो रुककर सोचिए, अगर यही स्थिति मेरे किसी दोस्त के साथ होती तो मैं उससे क्या कहता। ज्यादातर लोग पाएंगे कि वो दोस्त के लिए नरम होते, समझदार होते। वही नरमी खुद को देना कोई कमजोरी नहीं है, ये मजबूती है, क्योंकि कठोरता डर बढ़ाती है और करुणा सीख को जगह देती है। लेखक यहां उपस्थिति की अवधारणा को और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी मौजूदगी को याद रखते हैं। आप पूरी तरह सामने हो या आधे दिमाग से कहीं और, ये सामने वाले को महसूस हो जाता है। इसलिए बातचीत के दौरान मोबाइल से, अंदर की चिंता से और भविष्य की कल्पनाओं से थोड़ा हटना जरूरी है।
पूरी तरह नहीं, बस थोड़ा, उतना कि आप यहां और अभी रह सको। अब लेखक एक बहुत नाजुक विषय छूते हैं, सीमाओं का सम्मान। वो कहते हैं कि अच्छे सोशल स्किल्स का मतलब सिर्फ खुद को व्यक्त करना नहीं, बल्कि दूसरों की सीमाओं को पहचानना भी है। अगर सामने वाला कम बोल रहा है, तो उसे बोलने के लिए धकेलना जरूरी नहीं। अगर कोई विषय बदलना चाहता है, तो उसे पकड़कर रखना भी जरूरी नहीं। ये संवेदनशीलता रिश्तों को सुरक्षित बनाती है। लेखक यहां यह भी साफ करते हैं कि सीमाएं सिर्फ दूसरों की नहीं होती, आपकी भी होती हैं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बातचीत में खुल जाना भी जरूरी नहीं। अपने मन की गति के साथ चलना सीखना, खुद को जबरदस्ती एक्सपोज न करना भी आत्मविश्वास का ही रूप है। जब आप अपनी सीमा जानते हो, तो आप उसे शांत ढंग से दिखा पाते हो। अब बात आती है भरोसे की। लेखक कहते हैं कि भरोसा बातचीत से नहीं, समय से बनता है। बहुत लोग एक दो मुलाकात में गहरा कनेक्शन ढूंढते हैं और जब नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन इंसानी रिश्ते धीरे खुलते हैं, जैसे दरवाजा एकदम नहीं, थोड़ा थोड़ा। अगर आप जल्दबाजी छोड़ दो, तो रिश्ते अपने समय पर गहरे होते हैं। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ते हैं कि आपको हर बातचीत से कुछ हासिल करना है। कभी दोस्ती, कभी नेटवर्क, कभी फायदा। वो कहते हैं कि जब बातचीत लेन देन बन जाती है, तो उसमें बोझ आ जाता है। सबसे अच्छे पल अक्सर तब आते हैं जब कोई उद्देश्य नहीं होता, बस साझा पल होता है। उस सादगी में ही सच्चा जुड़ाव पैदा होता है। धीरे धीरे लेखक इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि सामाजिक सहजता बाहर की तकनीक नहीं, भीतर की स्थिरता से आती है। जब आप खुद के साथ थोड़े शांत होते हो, तो लोगों के बीच भी वही शांति लेकर जाते हो, और लोग उस शांति की ओर खींचते हैं, बिना समझे क्यों। और इसी शांत एहसास के साथ मन में एक नया सवाल उभरता है, अगर मैं दूसरों से जुड़ने से पहले खुद से जुड़ जाऊं, तो क्या बातचीत अपने आप ज्यादा सच्ची, ज्यादा हल्की और ज्यादा टिकाऊ नहीं हो जाएगी। अब लेखक उस जगह पर बात ले जाते हैं जहां अक्सर सब कुछ बिगड़ता भी है और सुधरता भी है। अपेक्षाएं। हम बातचीत में जाते समय अनजाने में एक स्कोर कार्ड लेकर जाते हैं। सामने वाला कैसा होना चाहिए, उसे कैसा जवाब देना चाहिए, उसे मुझे कैसे समझना चाहिए। और जैसे ही हकीकत उस स्कोर कार्ड से अलग होती है, मन में झुंझलाहट आ जाती है। लेखक कहते हैं कि अपेक्षाएं अपने आप में बुरी नहीं हैं, लेकिन जब वो कठोर हो जाती हैं, तब रिश्तों में कसाव आ जाता है। यहां लेखक एक बहुत उपयोगी दृष्टि देते हैं, जिज्ञासा को अपेक्षा से ऊपर रखो। जब आप जिज्ञासा के साथ बात करते हो, तो आप सामने वाले को जानना चाहते हो। जब आप अपेक्षा के साथ बात करते हो, तो आप सामने वाले को परखते हो। फर्क छोटा लगता है, लेकिन असर गहरा है। जिज्ञासा बातचीत को खोलती है, अपेक्षा उसे संकुचित कर देती है। लेखक यहां सुनने के एक और स्तर की बात करते हैं, भावनात्मक संकेतों को सुनना। सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे की भावना। कोई कह रहा है सब ठीक है, लेकिन आवाज भारी है। कोई हंस रहा है, लेकिन आंखें थकी हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप इन संकेतों पर ध्यान देते हो और हल्के से उन्हें पहचानते हो, लगता है आज मन थोड़ा भारी है, तो सामने वाला खुद को देखा हुआ महसूस करता है। यही देखा जाना रिश्तों को मजबूत करता है। अब बात आती है अपनी जरूरतें व्यक्त करने की, जो बहुतों के लिए सबसे मुश्किल काम है। लेखक बताते हैं कि बहुत लोग या तो अपनी जरूरतें दबा लेते हैं या फिर अचानक फट पड़ते हैं। दोनों ही रास्ते नुकसानदेह हैं। बीच का रास्ता है शांत स्पष्टता। साफ कहना कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे इस बात से असहजता हो रही है, बिना आरोप लगाए, बिना सफाई की बारिश किए। जब आप अपनी जरूरत को तथ्य की तरह रखते हो, तो सामने वाला उसे हमला नहीं समझता। लेखक यहां एक गहरी सच्चाई बताते हैं, आप जितना ज्यादा अपनी जरूरतों से दूर रहते हो, उतना ही आप दूसरों से नाराज रहते हो, और जितना ज्यादा आप उन्हें सम्मान से बताते हो, उतनी ही नाराजगी कम होती है। सामाजिक आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ बोल पाना नहीं, सही समय पर सही बात कह पाना भी है। अब जरा उन पलों की बात करें जब बातचीत भावुक हो जाती है। लेखक कहते हैं कि भावनाएं आने पर लोग
अक्सर दो छोर पर चले जाते हैं, या तो बह जाते हैं या पूरी तरह बंद हो जाते हैं। बेहतर तरीका है भावना को नाम देना और गति धीमी करना। मुझे अभी थोड़ा गुस्सा आ रहा है, या मैं इस पर सोचकर घबरा रहा हूं। ये वाक्य बातचीत को टूटने से बचाते हैं, क्योंकि ये ईमानदार होते हैं और सामने वाले को तैयारी देते हैं। लेखक यहां यह भी बताते हैं कि हर भावनात्मक बातचीत का समाधान तुरंत नहीं निकलता। कई बार सिर्फ सुना जाना ही काफी होता है। हम जल्दी समाधान देने की कोशिश करते हैं, जबकि सामने वाला सिर्फ समझ चाहता है। जब आप बिना ठीक किए सुन पाते हो, तब आप भरोसेमंद बनते हो। धीरे धीरे लेखक इस समझ तक पहुंचाते हैं कि बातचीत का मकसद नियंत्रण नहीं, सहयोग है। आप और सामने वाला एक ही तरफ हो, भले ही विचार अलग हों। जब यह भावना भीतर बैठ जाती है, तब मतभेद भी रिश्ते तोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें सच्चा बनाते हैं। और इसी सहयोग के एहसास के साथ एक शांत सा सवाल भीतर उठता है। अगर मैं बातचीत को जीतने की जगह समझने का मौका मान लूं, तो क्या मेरी बातें ज्यादा हल्की, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा जुड़ी हुई नहीं हो जाएंगी? अब लेखक उस मोड़ पर आते हैं जहां सामाजिक कौशल बाहर से कम और भीतर से ज्यादा दिखाई देने लगता है। स्वाभिमान। वो साफ कहते हैं कि अगर आपका खुद से रिश्ता डगमग है, तो बातचीत कितनी भी सही तकनीक से क्यों न की जाए, भीतर एक खालीपन बना रहता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास दूसरों की प्रतिक्रिया से आता है, लेकिन लेखक यहां उल्टी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि आत्मविश्वास प्रतिक्रिया से नहीं, स्थिरता से आता है। उस स्थिरता से कि आप खुद को छोड़कर भागते नहीं। लेखक बताते हैं कि बहुत लोग बातचीत में इसलिए असहज होते हैं क्योंकि वो खुद को साबित करने आते हैं। मुझे दिखाना है कि मैं समझदार हूं, मुझे साबित करना है कि मैं दिलचस्प हूं। इस बोझ के साथ शब्द भारी हो जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब आप खुद को साबित करने की जिम्मेदारी छोड़ देते हो, तब बातचीत अपने आप हल्की हो जाती है। क्योंकि अब आप किसी परीक्षा में नहीं बैठे हो, आप बस मौजूद हो। यहां लेखक स्वीकृति और सुधार के बीच का फर्क समझाते हैं। खुद को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप बदलना छोड़ दो। इसका मतलब है कि आप बदलाव की शुरुआत सम्मान से करते हो, न कि नफरत से। जब आप खुद से कहते हो, मैं अभी ऐसा हूं और मैं सीख रहा हूं, तब सीख टिकती है। जब आप कहते हो, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझ में ही कमी है, तब डर बढ़ता है। सामाजिक कौशल डर में नहीं, सुरक्षा में पनपता है। लेखक यहां भीतर का एंकर नाम की एक धारणा लाते हैं। एंकर मतलब वो चीज जो आपको अंदर से स्थिर रखे, आपके मूल्य, आपकी ईमानदारी, आपकी सीमाएं। जब बातचीत में कुछ भी हो जाए, कोई असहमत हो जाए, कोई अनदेखा कर दे, अगर आपका एंकर मजबूत है, तो आप बिखरते नहीं। आप कहते हो, ठीक है, ये भी अनुभव है, और आगे बढ़ जाते हो। अब लेखक एक बहुत व्यावहारिक बात बताते हैं, सामाजिक ऊर्जा को बचाना। वो कहते हैं कि हर बातचीत में पूरी ताकत झोंक देना जरूरी नहीं। कभी कभी शांत रहना, सुनना, कम बोलना भी ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें हर समय प्रभावशाली दिखना है, लेकिन असल प्रभाव अक्सर सादगी में होता है। जब आप खुद को थकाते नहीं, तब आपकी मौजूदगी में एक स्थिरता रहती है, जिसे लोग महसूस करते हैं। लेखक यहां यह भी बताते हैं कि ना कहना भी एक सामाजिक कौशल है। बहुत लोग डर के कारण हां कहते रहते हैं और भीतर से नाराज होते जाते हैं। शांत और स्पष्ट न तो रिश्ते तोड़ता है, न आपकी छवि खराब करता है। उल्टा, ये आपकी सीमाओं को साफ करता है, और साफ सीमाएं रिश्तों को सुरक्षित बनाती हैं। अब जरा उस स्थिति पर आएं जब आप खुद को बातचीत में छोटा महसूस करने लगते हो। लेखक कहते हैं कि उस पल बाहर कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं होती, अंदर रुकने की जरूरत होती है। एक गहरी सांस, पैरों को जमीन पर महसूस करना और खुद से कहना, मैं यहां ठीक हूं। यह छोटा सा आंतरिक संवाद आपको वर्तमान में वापस लाता है, जहां बातचीत सच में हो रही होती है। लेखक इस हिस्से में बार बार याद दिलाते हैं कि सामाजिक विकास रेखा की तरह सीधा नहीं होता। कभी आप बहुत सहज होंगे, कभी पुराने डर लौट आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप इंसान हो।
जो टिकता है वो है आपकी दिशा। क्या आप डर से भाग रहे हो या समझ के साथ आगे बढ़ रहे हो? धीरे धीरे ये एहसास गहरा होने लगता है कि सामाजिक कौशल कोई मुखौटा नहीं है जिसे पहनकर आप बेहतर दिखो। ये एक अंदरूनी अनुमति है, खुद को वैसा होने देने की अनुमति जैसा आप इस पल हो। और इसी अनुमति में एक अजीब सी मजबूती पैदा होती है जो शोर नहीं करती लेकिन टिकती है। और इसी टिकाव के साथ मन में एक शांत लेकिन निर्णायक सवाल उभरता है, अगर मैं हर बातचीत में खुद को साबित करने की जिम्मेदारी छोड़ दूं, तो क्या मैं पहली बार सच में आजाद महसूस करूंगा? अब लेखक बात को उस स्तर पर ले आते हैं जहां सामाजिक कौशल सिर्फ बातचीत नहीं रह जाता बल्कि आदत बन जाता है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग गलती यहां करते हैं कि वो सोशल स्किल्स को मौके की चीज समझते हैं। जब जरूरत पड़ी तब इस्तेमाल कर लिया। लेकिन सच ये है कि जो चीज आदत नहीं बनती वो दबाव में साथ नहीं देती। जब आप थके होते हो, घबराए होते हो या भावुक होते हो, वही असली कौशल की परीक्षा होती है। लेखक बताते हैं कि इसलिए छोटे छोटे रोजमर्रा के पल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। पड़ोसी से 2 लाइन बात, दुकानदार से हल्की मुस्कान, ऑफिस में एक छोटा सवाल। ये पल दिखने में मामूली हैं, लेकिन यही दिमाग सीखता है कि सामाजिक संपर्क खतरा नहीं है। हर सुरक्षित छोटा अनुभव दिमाग के भीतर डर की दीवार में एक दरार बनाता है और दरारों से ही रोशनी आती है। यहां लेखक सामाजिक मसल का रूपक इस्तेमाल करते हैं। जैसे शरीर की मांसपेशी बिना इस्तेमाल के कमजोर हो जाती है, वैसे ही सामाजिक मसल भी। और जैसे जिम में अचानक भारी वजन उठाने से चोट लग सकती है, वैसे ही अचानक खुद को बहुत मुश्किल सामाजिक स्थिति में डालना उल्टा असर कर सकता है। सही तरीका है धीमी लगातार ट्रेनिंग, थोड़ा लेकिन रोज। लेखक एक बहुत सटीक बात कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। यानी कभी कभार बहुत ज्यादा कोशिश करने से बेहतर है रोज थोड़ी कोशिश करना। अगर आज आपने सिर्फ इतना किया कि सामने वाले की बात ध्यान से सुनी, तो भी वो अभ्यास है। अगर आपने किसी से आंख मिलाकर बात की, तो भी अभ्यास है। सामाजिक कौशल को बड़े मंच की नहीं, छोटे दोहराव की जरूरत होती है। अब लेखक इस पर भी रुकते हैं कि हम प्रगति को कैसे मापते हैं। ज्यादातर लोग प्रगति को बाहरी संकेतों से मापते हैं, कितने दोस्त बने, कितने लोग पसंद करते हैं, कितनी बातचीत अच्छी रही। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये संकेत भरोसेमंद नहीं है। असली प्रगति अंदर दिखती है। क्या डर की तीव्रता थोड़ी कम हुई? क्या आप पहले से थोड़ा जल्दी बोल पाए? क्या बातचीत के बाद खुद को कोसना कम हुआ? अगर हां, तो आप आगे बढ़ रहे हो, भले ही बाहर सब वैसा ही लगे। लेखक यहां धैर्य की बात करते हैं, लेकिन भारी शब्दों में नहीं। वो कहते हैं कि सामाजिक विकास में अधैर्य बहुत नुकसान करता है। आप चाहते हो कि बदलाव जल्दी दिखे, लेकिन इंसानी दिमाग धीरे सीखता है। हर नया अनुभव पुराने डर के ऊपर एक परत चढ़ाता है। 1-2 परतों से फर्क नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ ढेर बनता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि जो चीज कभी असंभव लगती थी, अब सामान्य लग रही है। अब जरा असफल दिनों की बात करें, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक साफ कहते हैं कि कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप फिर से बंद महसूस करोगे, जब शब्द नहीं निकलेंगे, जब पुरानी झिझक लौट आएगी। ऐसे दिन ये साबित नहीं करते कि आपने कुछ खो दिया है, ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि आप इंसान हो। लेखक सलाह देते हैं कि ऐसे दिनों में रणनीति बदलने की जरूरत नहीं, रवैया बदलने की जरूरत होती है। खुद को डांटने की जगह खुद को आराम देना। लेखक यहां एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, अपने माहौल का चुनाव। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो आपको नीचा दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या आपकी बात काटते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे घिसेगा। सोशल स्किल्स का एक हिस्सा यह भी है कि आप ये पहचानो कि कहां खुलना है और कहां सीमित रहना है। हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं। धीरे धीरे लेखक इस सच्चाई तक पहुंचाते हैं कि सामाजिक सहजता का मतलब हर जगह चमकना नहीं है। इसका मतलब है सही जगहों पर खिलना। जहां सम्मान है वहां खुलना, जहां असुरक्षा है वहां खुद को बचाना। ये चयन भी एक परिपक्व कौशल है।
और इसी समझ के साथ मन में एक स्थिर लेकिन भरोसेमंद एहसास बैठने लगता है। शायद सामाजिक आत्मविश्वास कोई एक बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि सैकड़ों छोटे शांत फैसलों का नतीजा है। फैसले कि आज भी मैं डर के बावजूद थोड़ा सा जुड़ूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा और खुद को छोड़े बिना आगे बढ़ूंगा। अब लेखक उस सच्चाई को सामने रखते हैं जिसे मानने में सबसे ज्यादा समय लगता है। हर बातचीत सफल नहीं होती और इसका मतलब कुछ भी गलत नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर बातचीत सहज नहीं रही, अगर सामने वाला ठंडा रहा, अगर कनेक्शन नहीं बना, तो जरूर हमारी ही कमी है। लेखक कहते हैं कि ये सोच हमें अंदर से खोखला करती है, क्योंकि हम हर अनुभव को अपनी कीमत से जोड़ देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि दो इंसानों के बीच तालमेल बनना कई बातों पर निर्भर करता है। मूड, समय, जिंदगी की हालत, सिर्फ आपकी कोशिश पर नहीं। लेखक यहां एक बहुत जरूरी मानसिक बदलाव सुझाते हैं। बातचीत को मैच नहीं, मुलाकात मानो। मैच में जीत हार होती है, मुलाकात में सिर्फ अनुभव। जब आप बातचीत को मैच बनाते हो तो हर पल दबाव रहता है। जब उसे मुलाकात मानते हो तो आप खुले रहते हो। अगर बात चली, अच्छा, नहीं चली, तब भी ठीक। ये स्वीकार आपको अंदर से हल्का बनाता है। यहां लेखक आत्म सम्मान और सामाजिक प्रतिक्रिया के रिश्ते को साफ करते हैं। वो कहते हैं कि जब आपका आत्म सम्मान बाहर से तय होता है तो आप हर बातचीत के बाद हिलते रहते हो। कोई मुस्कुराया तो ऊपर, कोई अनदेखा कर गया तो नीचे। लेकिन जब आत्म सम्मान भीतर से आता है, अपने मूल्यों, अपनी ईमानदारी से, तो बाहरी उतार चढ़ाव आपको तोड़ नहीं पाते। आप प्रतिक्रिया लेते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। लेखक बताते हैं कि बहुत लोग इसलिए घबराए रहते हैं क्योंकि वो हर बातचीत से कुछ साबित करना चाहते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं दिलचस्प हूं। लेकिन जितना ज्यादा आप साबित करने की कोशिश करते हो, उतना ही आप तनाव में आते हो। लेखक कहते हैं कि जब आप खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देते हो, तब आपकी बातों में अपने आप वजन आ जाता है, क्योंकि अब आप बचाव में नहीं हो। अब लेखक उस आदत की बात करते हैं जो सामाजिक थकान को जन्म देती है, खुद को लगातार एडिट करना। हर वाक्य से पहले सोचना, हर प्रतिक्रिया को नापना, हर भाव को छुपाना। लेखक कहते हैं कि ये आदत आपको धीरे धीरे खाली कर देती है। सामाजिक सहजता तब आती है जब आप खुद को थोड़ा कच्चा रहने देते हो। परफेक्ट नहीं, बस सच्चा। लोग कच्चेपन से डरते नहीं, बनावटीपन से दूर भागते हैं। लेखक यहां यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर पल खुला रहना जरूरी नहीं। कभी कभी शांत रहना, सुनना, पीछे हटना भी उतना ही सही है। सामाजिक कौशल का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह अपनी छाप छोड़ो। इसका मतलब ये है कि आप हर जगह खुद के साथ ईमानदार रहो। जहां मन है वहां जुड़ो, जहां नहीं है वहां खुद को दोष मत दो। अब जरा उस स्थिति को देखिए जब आप बातचीत के बाद खुद से कहते हो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेखक कहते हैं कि पछतावे को दिशा दो, सजा मत बनाओ। पछतावा अगर सीख में बदल जाए तो वो आगे बढ़ाता है, लेकिन अगर वो खुद को नीचा दिखाने लगे तो वो आपको वहीं रोक देता है। बेहतर सवाल है, अगली बार मैं क्या थोड़ा अलग कर सकता हूं? बस एक छोटा बदलाव, पूरा व्यक्तित्व नहीं। लेखक इस हिस्से में एक शांत लेकिन मजबूत सच्चाई पर टिकते हैं। आपकी सामाजिक यात्रा किसी और की समय सीमा पर नहीं चलती। किसी के लिए जो आसान है वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुलना आपको तेज नहीं बनाती, बस थका देती है। अपनी गति पर चलना ही टिकाऊ रास्ता है। धीरे धीरे ये समझ बैठने लगती है कि सामाजिक आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उगता है। हर बार जब आप डर के बावजूद खुद को नहीं छोड़ते, हर बार जब आप ईमानदार रहते हो, हर बार जब आप खुद से नरमी से पेश आते हो, वहीं उसका बीज पड़ता है। और इसी एहसास के साथ मन में एक शांत लेकिन सच्चा सवाल उभरता है। अगर मैं हर बातचीत को खुद को आंकने की जगह खुद को समझने का मौका मान लूं, तो क्या मैं पहली बार लोगों के बीच भी खुद के साथ रह पाऊंगा? अब लेखक बातचीत को एक और परत में ले जाते हैं, ईमानदारी और सुविधा के बीच का चुनाव। बहुत बार हम वही कहते हैं जो सुरक्षित लगता है,
जो टकराव से बचाता है, जो सामने वाले को असहज न करे। बाहर से ये शांति लगती है, लेकिन भीतर धीरे धीरे खिंचाव बनता है। लेखक कहते हैं कि जब आप बार बार सुविधा को ईमानदारी से ऊपर रखते हो, तो आप दूसरों से नहीं, खुद से दूर होने लगते हो। और यही दूरी सामाजिक थकान का असली कारण बनती है। यहां लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि ईमानदारी का मतलब कठोर होना नहीं है। ईमानदारी का मतलब है जो सच है उसे सम्मान के साथ कहना। मुझे इस विषय में बोलना ठीक नहीं लग रहा, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, मेरी राय थोड़ी अलग है। ऐसे वाक्य टकराव नहीं पैदा करते, बल्कि स्पष्टता लाते हैं, और स्पष्टता रिश्तों को बोझ से बचाती है। लेखक बताते हैं कि बहुत लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने सच बोला तो सामने वाला दूर हो जाएगा, लेकिन वो एक गहरी सच्चाई बताते हैं। जो रिश्ता सच सहन नहीं कर सकता, वो देर तक टिक भी नहीं सकता। ईमानदारी कभी कभी लोगों को दूर करती है, लेकिन गलत लोगों को। सही लोग वहीं रुकते हैं जहां आप असली होते हो। अब बात आती है असुविधा को सहने की। लेखक कहते हैं कि सामाजिक विकास बिना असुविधा के नहीं होता। हर बार जब आप अपनी सीमा को थोड़ा आगे बढ़ाते हो, तो भीतर हल्की बेचैनी होती है। यही बेचैनी संकेत है कि आप सीख रहे हो। समस्या तब होती है जब हम असुविधा को खतरा समझ लेते हैं और तुरंत पीछे हट जाते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि असुविधा को थोड़ी देर बैठने दो, भागो मत, उसे महसूस करो। ज्यादातर बार वो खुद ही कम हो जाती है। यहां लेखक साहसी छोटे कदम की बात करते हैं। बड़े बड़े लक्ष्य नहीं, बस छोटे लेकिन सच के करीब कदम। किसी से साफ कहना कि आप असहमत हो, किसी बातचीत में ये मान लेना कि आप नर्वस हो, किसी रिश्ते में ये कहना कि आपको क्या चाहिए। ये कदम दिखने में छोटे हैं, लेकिन भीतर बहुत बड़ी जगह बनाते हैं। हर ऐसा कदम आपके आत्म सम्मान को थोड़ा मजबूत करता है। लेखक एक और आम जाल की ओर इशारा करते हैं, खुद को बहुत ज्यादा समझाने की आदत। जब आप सच बोलते हो और फिर डर के कारण उसे ढकने लगते हो, लंबी सफाइयों से, माफी से तो आपकी बात की धार कम हो जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपने सम्मान के साथ सच कहा है, तो वहीं रुक जाना भी सीखो। चुप्पी को अपनी बात के साथ खड़ा रहने दो। अब जरा उन रिश्तों की बात करें जहां आप बार बार खुद को छोटा महसूस करते हो। लेखक कहते हैं कि सोशल स्किल्स का मतलब हर रिश्ते को निभाना नहीं है। कभी कभी सबसे स्वस्थ कदम होता है पीछे हटना, दूरी बनाना। ये हार नहीं है, ये आत्म सुरक्षा है। जब आप खुद को बार बार चोटिल होने देते हो, तो कोई भी कौशल आपको सुरक्षित नहीं रख पाएगा। लेखक इस हिस्से में आत्म सम्मान को एक व्यवहार के रूप में देखते हैं, भावना के रूप में नहीं। आप हर दिन छोटे छोटे चुनावों से आत्म सम्मान बनाते हो। क्या आप सच बोलते हो? क्या आप अपनी सीमाएं मानते हो? क्या आप खुद को नीचा दिखाने से बचते हो? आत्म सम्मान कोई अचानक आने वाली भावना नहीं है, ये रोज की गई ईमानदार क्रियाओं का परिणाम है। धीरे धीरे ये समझ बैठती है कि सामाजिक सहजता बाहर की स्वीकृति से नहीं आती, बल्कि भीतर की स्पष्टता से आती है। जब आप जानते हो कि आप क्या हो, क्या नहीं हो और क्या सह सकते हो, तब बातचीत अपने आप संतुलित हो जाती है। आप न तो जरूरत से ज्यादा झुकते हो, न बेवजह अकड़ते हो, और इसी स्पष्टता के साथ मन में एक शांत लेकिन मजबूत सवाल उभरता है। अगर मैं हर बातचीत में सुविधा से ज्यादा सच्चाई को चुनूं, तो क्या मेरे रिश्ते कम होंगे या बस ज्यादा असली हो जाएंगे? अब लेखक सामाजिक कौशल के उस पहलू पर पहुंचते हैं जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, समय। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सही बातें सीख ली, सही अभ्यास कर लिया, तो तुरंत फर्क दिखने लगेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि इंसानी रिश्ते माइक्रोवेव नहीं हैं, स्लो कुकर हैं। यहां धैर्य कोई नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जरूरत है, क्योंकि भरोसा, सहजता और अपनापन, ये सब धीरे बनते हैं, परत दर परत। लेखक बताते हैं कि बहुत लोग बीच रास्ते इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि बदलाव अक्सर भीतर शुरू होता है, बाहर दिखने में वक्त लगता है। आप पहले कम घबराने लगते हो, फिर जल्दी संभलने लगते हो,
और बहुत बाद में लोग आपको अलग तरह से देखने लगते हैं। अगर आप सिर्फ बाहरी प्रतिक्रिया देखोगे तो अंदर हो रही प्रगति छूट जाएगी। यहां लेखक एक बहुत जरूरी विचार रखते हैं। हर रिश्ता आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत लोग हर बातचीत को बचाने की कोशिश करते हैं, हर रिश्ते को खींचते हैं, चाहे सामने से ऊर्जा आ रही हो या नहीं। लेखक कहते हैं कि सामाजिक कौशल का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह खुद को साबित करते फिरो। इसका मतलब ये है कि आप पहचानो कहां आपकी मौजूदगी का स्वागत है और कहां नहीं। जहां नहीं है वहां खुद को रोक लेना भी आत्मसम्मान है। लेखक इस हिस्से में सामाजिक थकान की बात करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा खुद को ढालते हो, तो भीतर एक खालीपन बनने लगता है। लेखक कहते हैं कि यह संकेत है कि आप दूसरों से जुड़ते जुड़ते खुद से दूर हो रहे हो। समाधान ये नहीं कि आप लोगों से कट जाओ, बल्कि ये है कि आप खुद के साथ जुड़ाव बनाए रखो। बीच बीच में रुकना, अकेले रहना, अपने विचारों को सुनना, ये सब सामाजिक कौशल का ही हिस्सा है। अब लेखक भरोसे की गति पर लौटते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान की भरोसा बनाने की गति अलग होती है। कुछ लोग जल्दी खुल जाते हैं, कुछ लोग धीरे। अगर आप अपनी गति छोड़कर सामने वाले की गति पकड़ने की कोशिश करते हो तो आप खुद को दबाते हो, और अगर आप सामने वाले पर अपनी गति थोपते हो तो वो सिकुड़ जाता है। सही जगह वो है जहां आप अपनी गति का सम्मान करते हुए सामने वाले की गति को जगह देते हो। लेखक यहां एक और भ्रम तोड़ते हैं कि सामाजिक विकास का मतलब हमेशा आगे बढ़ना होता है। नहीं, कभी सामाजिक विकास का मतलब पीछे हटना होता है। उन बातचीतों से दूरी बनाना जो आपको बार बार थका देती हैं। उन रिश्तों को सीमित करना जहां आप खुद को छोटा महसूस करते हो। ये पीछे हटना डर नहीं है, ये समझ है। और समझ से लिया गया कदम कभी कमजोरी नहीं होता। लेखक इस हिस्से में स्वीकार करते हैं कि कुछ रिश्ते बस उतने ही होते हैं जितने हो सकते हैं, न ज्यादा न कम। और उन्हें जबरदस्ती गहरा करने की कोशिश अक्सर दोनों को चोट पहुंचाती है। जब आप रिश्तों को उनकी असली क्षमता के साथ स्वीकार करते हो तो अपेक्षाएं ढीली पड़ती हैं और बातचीत हल्की हो जाती है। धीरे धीरे ये एहसास बैठने लगता है कि सामाजिक सहजता कोई स्थायी अवस्था नहीं है। कुछ दिन आप खुले होंगे, कुछ दिन बंद, कुछ दिन बात बहेगी, कुछ दिन अटकेगी। और ये सब ठीक है, क्योंकि आप कोई मशीन नहीं हो, आप इंसान हो। स्थिरता परिपूर्णता से नहीं, लचीलापन से आती है। और इसी लचीलेपन के साथ मन में एक शांत लेकिन गहरा विचार उभरता है। अगर मैं रिश्तों को उनकी गति, उनकी सीमा और उनकी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लूं, तो क्या मैं पहली बार सामाजिक दुनिया में बिना थके, बिना खुद को खोए चल पाऊंगा। अब लेखक सामाजिक कौशल के उस बिंदु पर बात लाते हैं जहां इंसान सच में बदलता हुआ दिखता है, जब वो प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख लेता है। ज्यादातर लोग बातचीत में तुरंत रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कहा और भीतर से जवाब अपने आप निकल आया, गुस्सा, सफाई, मजाक या चुप्पी। लेखक कहते हैं कि यही तात्कालिक प्रतिक्रिया हमें बार बार वही पुराना पैटर्न दोहराने पर मजबूर करती है। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा विराम डालते हो, वहीं आजादी पैदा होती है। लेखक बताते हैं कि ये विराम कोई लंबा ध्यान नहीं है, बस एक पल की जागरूकता है। सामने वाला कुछ कहता है, आप सांस लेते हो और खुद से पूछते हो, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। इस एक सवाल से आप प्रतिक्रिया से हटकर चुनाव की जगह पर आ जाते हो। अब आप मजबूरी में नहीं, समझ से बोलते हो। और यही जगह सामाजिक परिपक्वता की असली पहचान है। यहां लेखक भावनात्मक ट्रिगर्स की बात करते हैं। हर इंसान के कुछ बटन होते हैं, आलोचना, अनदेखी, तिरस्कार, तुलना। जैसे ही कोई इन बटनों को छूता है, अंदर पुराना डर या गुस्सा जाग जाता है। लेखक कहते हैं कि ट्रिगर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, उसे पहचानने की जरूरत है। जब आप जान जाते हो कि ये मेरा ट्रिगर है, तब वो आपको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। लेखक यहां एक बहुत व्यावहारिक बात कहते हैं। आप हर भावना को सही ठहराने के लिए जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन हर भावना को पहचानने के लिए जिम्मेदार हो। गुस्सा आना गलत नहीं है, डर आना गलत नहीं है,
लेकिन इन भावनाओं के सहारे किसी को चोट पहुंचना या खुद को दबाना वो जगह है जहां कौशल काम आता है। भावना और व्यवहार के बीच का फासला जितना साफ होगा, आपका आत्म सम्मान उतना मजबूत होगा। अब लेखक रिश्तों में आने वाले दोहराव की बात करते हैं। कई बार वही तरह की बातचीत, वही तरह की गलतफहमी, वही तरह की दूरी बार बार आती है। लेखक कहते हैं कि ये संयोग नहीं है, ये पैटर्न है। और पैटर्न तब बदलता है जब आप कुछ अलग करते हो। सामने वाला नहीं बदलेगा, परिस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप अपनी प्रतिक्रिया बदल दो तो पूरा समीकरण बदल सकता है। लेखक यहां बहुत साफ कहते हैं कि सामाजिक कौशल का मतलब जीतना नहीं है। अगर हर बातचीत में आप सही साबित होना चाहते हो तो आप अकेले रह जाओगे। सही होना अहंकार को तृप्त करता है, लेकिन जुड़ाव नहीं बनाता। कई बार चुप रहना, कई बार बात छोड़ देना, कई बार ये मान लेना कि ये बहस जरूरी नहीं है, ये सब भी ताकत के संकेत हैं, कमजोरी के नहीं। लेखक इस हिस्से में करुणा की बात करते हैं, लेकिन भावुक अंदाज में नहीं, व्यावहारिक अंदाज में। वो कहते हैं कि जब आप सामने वाले के व्यवहार को उसकी पूरी जिंदगी के संदर्भ में देखते हो, उसका तनाव, उसकी सीमाएं, उसका अतीत, तो गुस्सा अपने आप ढीला पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सहन करो, इसका मतलब बस इतना है कि आप समझ के साथ सीमा तय करो, न कि गुस्से के साथ। धीरे धीरे लेखक इस समझ तक पहुंचाते हैं कि सामाजिक परिपक्वता कोई मुखरता नहीं है, बल्कि स्पष्ट शांति है। आप कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो उसमें वजन होता है। आप हर जगह नहीं भिड़ते, लेकिन जहां खड़े होते हो वहां डगमगाते नहीं। और ये स्थिरता किसी तकनीक से नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। और इसी स्थिरता के साथ मन में एक गहरा, लगभग निर्णायक सवाल उठता है। अगर मैं हर बातचीत में तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह थोड़ा रुकना सीख लूं, तो क्या मैं पहली बार सच में अपने शब्दों और अपने रिश्तों का मालिक बन पाऊंगा? अब लेखक इस पूरी यात्रा को एक बहुत शांत लेकिन मजबूत जगह पर लाकर छोड़ते हैं। जिम्मेदारी दूसरों को बदलने की नहीं, हालात को कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी की जिम्मेदारी। वो कहते हैं कि सामाजिक कौशल का आखिरी सच यही है कि आप हर रिश्ते, हर बातचीत, हर इंसान को नहीं संभाल सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हो कि आप खुद को कैसे लेकर आते हो। डर के साथ या ईमानदारी के साथ, बचाव में या खुलेपन में। लेखक यहां साफ कहते हैं कि बहुत लोग सालों तक सही शब्द, सही तकनीक, सही रणनीति खोजते रहते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप खुद से भागना बंद कर देते हो। जब आप ये मान लेते हो कि हां, मैं थोड़ा नर्वस हूं, हां, मुझे सब कुछ नहीं आता, और फिर भी आप रुकते नहीं। यही वो पल होता है जहां सामाजिक आत्मविश्वास जन्म लेता है। शोर में नहीं, स्वीकार में। यहां लेखक एक बहुत गहरी लेकिन सरल लाइन कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द विलिंगनेस टू एक्ट विथ फियर। इसका मतलब साफ हेडर का न होना आत्मविश्वास नहीं है, डर के साथ आगे बढ़ पाना आत्मविश्वास है। जिस दिन आप डर के गायब होने का इंतजार छोड़ देते हो, उसी दिन आपकी सामाजिक जिंदगी बदलने लगती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अब आपको हर बातचीत से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बस होना काफी है। हर अनुभव को विश्लेषण करना, हर शब्द को सुधारना, हर पल को बेहतर बनाना, सब भी एक तरह का दबाव बन जाता है। सामाजिक सहजता तब आती है जब आप सीख और जीने के बीच संतुलन बना लेते हो। कभी अभ्यास, कभी विश्राम। अब लेखक पाठक को ये याद दिलाते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया उलटी दिशा में भी चल सकती है। कुछ दिन आप बहुत सहज होंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। कुछ दिन आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया, और कुछ दिन ऐसा लगेगा कि सब हाथ से फिसल गया। लेकिन फर्क अब ये होता है कि आप घबराते नहीं। आप जानते हो कि ये लहरें हैं और आप तैरना सीख चुके हो। लेखक यहां एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं, खुद को प्रोजेक्ट मत बनाओ। आप कोई टूटी चीज नहीं हो जिसे ठीक करना है। आप एक जिंदा इंसान हो जो सीख रहा है। जब आप खुद को लगातार सुधारने की वस्तु बना लेते हो, तो आप अपनी मानवता खोने लगते हो, और बिना मानवता के कोई भी सोशल स्किल खोखली होती है। अब बात रिश्तों की आती है,
लेकिन इस बार एक अलग नजर से। लेखक कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ गहरे होंगे, कुछ बस रास्ते के साथी। और ये सब ठीक है। सामाजिक कौशल का मतलब ये नहीं कि आप सबको पकड़ कर रखो। इसका मतलब ये